हेलो 11th क्लास। आज फिजिक्स में हमारा जो गति के नियम जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, ठीक है। इसमें मैंने पिछली क्लास में जड़त्व पढ़ा था कि जड़त्व क्या होता है, और उसके प्रकार में हमने पढ़ लिया था कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व यदि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ हो, ठीक है, चाहे वो गत्यावस्था में हो चाहे विराम अवस्था में हो, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। पिछली क्लास में हमने विराम का जड़त्व पढ़ाया था, इसकी डेफिनेशन थी और इसके कुछ एग्जाम्पल थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। आज हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है? गति का जड़त्व, ठीक है। तो गति का जड़त्व, चूँकि जड़त्व की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है यहाँ। यदि किसी वस्तु के अंदर यदि कोई वस्तु क्या है, सरल रेखा में या समतल पर कहीं पर भी क्या कर रही, गति कर रही है, और वह क्या है, स्वयं ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है। तो उसके इस गुण को हम बोलते हैं गति का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह सरल रेखा में एक समान गति में ही रहना चाहती है, गति का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। यदि मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो क्या करती है, गति करना चाहती है, मतलब रोकना नहीं चाहती, ठीक है। तो उसके इस गुण को हम क्या बोलेंगे? गति का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में आपको याद आ जाएंगे कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें दैनिक जीवन में देखी हैं। पहला क्या है? चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा। जब भी आप मान लो बस पे सफ़र करते हैं, बस एकाएक रुकती है, या बस पे हो या कार हो या फिर बाइक हो, किसी पे भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जब एकाएक बस रुकती है तो क्या होता है, आप जो है आगे की ओर गिर जाते हैं, झटका लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु गति कर रही, मान लीजिए हम बस में बैठे तो हम भी बस के साथ क्या है, गति कर रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी बस के साथ क्या है, गति कर रहा है। लेकिन जैसी बस रुकी, बस रुकने में मतलब क्या हुआ, गति का जड़त्व में यहाँ काम किया। चूँकि वस्तु अपनी दिशा में चल रही थी, एकाएक वस्तु को रोका गया। जब रोका गया तो क्या होगा, जब वस्तु को हमने रोका तो क्या, हमारे जो नीचे का है, हमारा जो शरीर है, बॉडी है हमारे नीचे की, वो क्या गति में बनी हुई है। जैसी बस रुकी, हमारा नीचे का हिस्सा क्या हो गया, विराम अवस्था में आ गया। लेकिन हमारा जो ऊपर का हिस्सा था वो भी क्या, अभी भी गति में बना हुआ होने के कारण वो क्या होगा, आगे की ओर चला जाता है, जबकि नीचे का हिस्सा नीचे रुक जाता है। इसलिए हम क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह घोड़े का भी दिया है, घोड़े के एकाएक रुक जाने पर बैठा घोड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन है इसमें भी। अगर घोड़ा एक रुकेगा तो क्या होगा, हाँ, चूँकि हम बैठे तो हमारे नीचे का हिस्सा तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर जो हमारी बॉडी अभी भी गति में बनी हुई है, कुछ समय तक क्या होगी, गति में बनी रहेगी। तो वो क्या होगी, हमें अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाएगी, जिससे हम गिर सकते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में ही गिर जाता है, ठीक है। हमने देखा है कि जब हम बस चलती हुई बस से हम डायरेक्ट अगर कूद जाते हैं तो क्या होता है, हम बस की दिशा में जाके गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बस के साथ क्या हुआ, गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम बस से कूदते हैं, बस से उतरते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पे कदम रखते हैं तो क्या होगा, ज़मीन जो है वो क्या स्थिर अवस्था में है, क्योंकि हम गति करते हुए आ रहे हैं, हमारे बॉडी गति कर रही है आगे की दिशा में। तो जब जैसे ही हम बस से नीचे उतरते हैं तो वो क्या होगी, हमें आगे की ओर ढकेल देती है, जिससे हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। इसी बात करेंगे लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने के पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है, ठीक है। इसके लिए भी यही है, चूँकि शरीर एकाएक जो है तो गत्यावस्था से विराम में नहीं आ सकता, ना ही विराम से गत्यावस्था में आ जाता है। तो इसलिए शरीर क्या करता है, खिलाड़ी पहले कुछ दूर पहले से ही अपने आप को, अपनी बॉडी को किस अवस्था में लाता है, गत्यावस्था में, मतलब कि स्पीड में लाता है, जिससे क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, उसे अधिक दूरी तक कूदने में आसानी होती है। और यदि हम चाहेंगे खड़े खड़े दूर कूद जाएँ तो नहीं कूद सकते, चूँकि हमारी बॉडी क्या है, विराम अवस्था में, और डायरेक्टली हम अपने आप को गति में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ दूर से दौड़ते हुए आते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी, गति में बन जाए, जिससे हम क्या ज़्यादा दूर तक कूद सकें या ज़्यादा दूर तक अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं। उसके बाद दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व क्या है, वह गुण जिसके कारण वह स्वयं ही अपनी दिशा में क्या हो, परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे हम बोलते हैं दिशा का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। मतलब ये यदि कोई वस्तु क्या है, वृत्ति पथ में मुड़ती है तो बैठा यात्री पथ के केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। मतलब कि एक डायरेक्शन है, वो जब भी कोई वस्तु घूम रहा होता है, यदि हम मान ली किसी ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने में क्या होता है, चूँकि हम साइकिल को हल्का सा थोड़ा सा मुड़काए रहते हैं, मतलब डाउन करे रहते हैं,
हमारा जो वज़न है, हमारी जो बॉडी है वो कहाँ केंद्र की तरफ लगी होती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो ऊपरी का भाग है वो दिशा का जड़त्व के कारण क्या होता है, वस्तु को गतिमान बनाए रखता है। अगर हम सीधा बिल्कुल स्ट्रेट अगर साइकिल को घुमाएंगे किसी मोड़ पे, अगर हमें मोड़ को मुड़ना होता है तो क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुकाते हैं। झुकाने में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, दिशा के कारण, हमारी बॉडी का जो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होती है, हम साइकिल को बैलेंस कर पाते हैं या फिर जो भी बाइक चला रहे हैं उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो ये क्या होता है कि हम अगर चाहें हम कि साइकिल सीधी चल रही है, एकाएक मुड़ना है, दिशा को हम कब नहीं बदल सकते जब तक कि हम उसको डायरेक्शन को चेंज ना करें। चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका लेते हैं ताकि हम आसानी से राउंड को या गोलाकार परिपथ को पार कर सकें, ठीक है। इसी तरह यदि एक रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज में वृत्ति में घुमाया जाए, रस्सी को काट दिया जाए तो पत्थर क्या स्पर्श रेखा की दिशा में ही ऊपर चला जाता है। पत्थर मान लिए बांध के हम क्या करें, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन एकाएक रस्सी टूट गई तो रस्सी टूटने के बाद पत्थर जहाँ से टूटता है वो उसी की दिशा में क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। मतलब वो अपनी एक डायरेक्शन में घूम रहा दिशा के साथ, लेकिन अब चूंकि बल लगना खत्म हो गया तो वो जिस दिशा में था उसी दिशा में आगे चला जाता है। इसका और भी एग्जाम्पल है कि हम बरसात के समय में हम जब भी टू व्हीलर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल के पहिए के जो कीचड़ है वो कहाँ ऊपर तक उठते हैं। क्यों उठते हैं, क्योंकि जो पहिया कीचड़ जो वृत्ताकार मार्ग में चिपक के आ रहा वो क्या होगा, ऊपर तक तो आएगा, लेकिन ऊपर आने के बाद क्या होता है, अपनी दिशा से हट जाता है, जिससे वो सीधा ही चला जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे, आपको डेफिनेशन लिखना है और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। अब हम नियम पे आते हैं, गति का नियम, ठीक है। गति के जो है तो न्यूटन ने जो है गति की 3 नियम दिए हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन की गति के नियम, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के क्या है 3 नियम का प्रतिपादन किया है, ठीक है। 3 नियमों कैसे कि यदि कोई वस्तु, पहला तो जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं या इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं, क्या है, वही नियम है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई महाबल ना लगाया जाए, ठीक है। प्रथम नियम है, जड़त्व की भी वही गुण है और इसकी भी वही नियम है। क्या है, यदि कोई वस्तु क्या है स्थिर है तो वो क्या है स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गति करती रहेगी जब तक कि कोई महाबल लगा के उसे रोका ना जाए। इसके पहले भी हमने इसको बता चुका है कि जड़त्व का यही गुण है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो रुकी रहेगी कभी, जब ना तब उसको जब तक कोई उसे हटाए ना। और दूसरा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आगे आएगा तो उसको बताएंगे। तीसरा नियम है, क्रिया के परावर्त एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये 3 नियम हमने बनाए न्यूटन की गति के, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला नियम में तो कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है जड़त्व की, इसको अब यूँ करते हुए लिख लेना है आपको कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम। इस नियम अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई महाबल ना लगाया जाए, ठीक है। तो इसमें जड़त्व के 2 नियम शामिल हो गए, एक प्रथम हो गया और दूसरा जड़त्व का दूसरा नियम भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। अब अगर हम दूसरे नियम पे आते हैं कि दूसरा नियम जो हमारा है संवेग में परिवर्तन, तो पहले उसके पहले हमें क्या है संवेग को पढ़ना होगा कि संवेग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ एक नया वर्ड आया है संवेग, जो हम अभी तक हम सिर्फ वेग को जानते हैं, यहाँ पर क्या आ गया है संवेग आ गया है। तो हम संवेग को पढ़ेंगे क्या है, संवेग क्या होता है। जब संवेग पढ़ेंगे तो आपको दूसरा नियम आसानी से बन जाएगा। किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में इसको बोले तो किसी कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसकी कुल माप की कुल माप, मतलब जो वस्तु गतिमान करे उसके टोटल जितना भी उसका मान होगा उसे हम उसका क्या बोलेंगे संवेग बोलेंगे। तो ठीक है, उसमें निहित गति की संपूर्ण माप को, संपूर्ण मात्रा को की माप को हम क्या बोलेंगे संवेग कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ डेफिनेशन ही छोटी सी लिखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद अगर हम बात करेंगे तो यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो 2 मानों पर निर्भर करेगी। सबसे पहला तो उसका द्रव्यमान पर, ठीक है, और दूसरा क्या है उसका वेग पर। यदि कोई वस्तु भी अगर गति कर रही है तो उसके पास 2 ही चीज़ होंगी, एक उसका वेग होगा जिस स्पीड से वो चल रही है, और दूसरा उसका क्या होगा द्रव्यमान होगा कि वह कितनी भारी और कितनी हल्की है। उस हिसाब से वस्तु की जो गति है स्पीड वह ज़्यादा या कम होगी, ठीक है। तो इसको भी सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। दूसरी डेफिनेशन हम नीचे से भी लिख सकते हैं या करके, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका क्या कहते हैं संवेग कहते हैं। 2 डेफिनेशन है, एक क्या गति की कुल मात्रा, जो भी गति में कुल भी जो यूज़ हो रहा है
उसकी कुल माप को उसका संवेग बोलते हैं। दूसरा अगर हम मैथमेटिकली बोलेंगे, गणितीय भाषा में बोलेंगे, तो क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। यदि m द्रव्यमान, इसकी हम मान लेते हैं कि माना यदि m द्रव्यमान वस्तु का वेग कितना v हो, तो उसका संवेग कितना होगा, फार्मूले में संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग कितना हो जाएगा, p बराबर एम वी, एम उसका द्रव्यमान और v क्या है, उसका वेग। तो यही बोला हमने कि m इंटू वी, ये फार्मूला आ गया संवेग का कि p बराबर कितना होता है, एम वी होता है। अब मात्रक पे आएंगे तो फार्मूला हमें पता चल गया। तो मात्रक, चूँकि हर जब कोई भी नई डेफिनेशन आएगी तो उसका मात्रक और विमीय सूत्र हमें निकालना है। तो p का मात्रक बराबर क्या होगा, m का मात्रक गुणा v का मात्रक। m का मात्रक क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान किस में नापते हैं हम, किलोग्राम से, ठीक है। तो उसका मात्रक कितना हो जाएगा, किलोग्राम। और v क्या है, वेग है, वेग को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में हम बात करेंगे तो p का मात्रक क्या है, सीजीएस में भार को किस में नापते हैं, ग्राम में, और वेग को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसको हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया, गुणा सेंटीमीटर गुणा ग्राम, उसको हम कितना लेंगे, ग्राम गुणा सेंटीमीटर पर सेकंड। उसका मात्रक क्या आ गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एसआई में बात करेंगे तो एसआई में कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ एसआई मात्रक कितना हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर मान भी रख के निकाल सकते हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं। अब विमीय सूत्र पे आएंगे तो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र के लिए वही फार्मूला है, p बराबर एम वी। एम का मान, एम का विमीय सूत्र क्या होगा, एम होगा, और वेग का विमीय सूत्र पीछे निकाल चुके हैं, कितना होता है, एल टी की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला से कितना आ गया, एम एल टी की पावर -1, ये क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। प्रकृति की बात करेंगे तो संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है, वेग की दिशा में ही होती है, ठीक है। तो ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, वेग की दिशा में होती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे हमारे, ठीक है। तो इसको आपने घर में कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। इसके आगे जो है तो इसके एक फार्मूला है, सेकंड नियम जो हम गति का पढ़ेंगे उसमें छोटा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हमें कराना पड़ेगा। तो इतना आप पहले अच्छे से पढ़ लेंगे कि होता क्या है संवेग, उसका मात्रा, विमीय सूत्र, फार्मूले याद होने चाहिए, ताकि हम इसको अगला टॉपिक आपको बता सकें, ठीक है। ओके, बाय।